स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र। तो हमने अच्छे से उनकी थ्योरी और उनकी एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से देखी। इस वीडियो के अंदर हम जो है क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हम लेके चलेंगे। तो आपने जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डायरेक्शनैलिटी एंड हाई इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो लेज़र बीम होती है उसकी क्या होती है बच्चे, हाई डायरेक्शनैलिटी होती है। तो यहाँ से देखो बच्चे, हमारे पास क्या होता है, अगर मान के चलो हमारे पास क्या है, लैंप है। अगर हम कोई लैंप लेते हैं या फिर कोई बल्ब लेते हैं, उसे ऑन करते हैं, तो जो रेज निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं बच्चे, वो हर डायरेक्शन में मूव करती है। और टोटल एंगल जो है, सॉलिड एंगल, वो 4 पाई बनाती है। ठीक है ना। तो 4 पाई क्या होता है बच्चे, एंगल सब्सटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, कितना एंगल जो है ऑब्जेक्ट ने 3 डायमेंशन बनाया, एट इट्स सेंटर आपका क्या कहलाता है, आपका सॉलिड एंगल कहलाता है। तो मान लो अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसका रेडियस आर है और उसका एरिया ए है, तो सॉलिड एंगल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो 4 पाई। यानी कि जो भी रेडिएशंस निकलेंगी वो टोटल जो है सॉलिड एंगल जो है 4 पाई का वो कवर करेंगी। तो लेकिन जो हमारी लेज़र होती है बच्चे, इसकी क्या होती है, हाई डायरेक्शनैलिटी होती है। हाई डायरेक्शनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि लेज़र जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो मैंने जब आपको ये वाला बताया था कि जो लेज़र हमारे पास निकलती है वो बच्चे एक ही डायरेक्शन में निकलती है, और वो जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रेजोनेटर। जो एक्सिस रेजोनेटर की जो एक्सिस होंगी उसी डायरेक्शन में जो है हमारी लेज़र मूव करेगी। ठीक है, उसी डायरेक्शन में लेज़र मूव करेगी। अगर लेज़र जो है, अगर कोई फोटोन उसकी डायरेक्शन आप वो कह सकते हैं परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रेजोनेटर से, तो वो निगलेक्ट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो वही फोटोन्स या वही लेज़र जो है जिसकी एक्सिस जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ रेजोनेटर होगी, उसी डायरेक्शन में हमारी लेज़र की आउटपुट हमें मिलती है। तो हम कह सकते हैं जो लेज़र है वो क्या होती है, हाईली डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चे। यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्डिनरी सोर्स है तो वो सभी डायरेक्शन में क्या करेंगी, रेडिएशंस एमिट करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारी लेज़र की बात करूँ तो वो एक ही डायरेक्शन में जो है आपकी रेडिएशन हमें देती है। तो मान लो कि ये हमारी लेज़र बीम है। ठीक है ना, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रेजोनेटर, या ये एक्सिस है, हमने लेज़र की एक्सिस मान ली। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे कि लेज़र जो है ना बच्चे काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है विदाउट डाइवर्जिंग। ठीक है ना, तो काफ़ी डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकती है। पर एक पॉइंट ऐसा भी आता है बच्चे जब वो क्या होना शुरू हो जाती है बच्चे, डाइवर्ज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मान लो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया डी स्क्वायर बाय में लैम्डा, और पहले जो लेज़र बीम थी उसकी इंटेंसिटी मान लो आई थी, तो आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस डी स्क्वायर बाय में लैम्डा डिस्टेंस, उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, 1 बाय में ई से रिड्यूस हो गई। दिस इज कॉल्ड योर आउटर एज। आउटर एज की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाए, 1 बाय में ई से रिड्यूस हो जाए, इसकी वैल्यू एट द सेंटर। तो बच्चे अगर मैं मान लूँ यहाँ तक तो वो पैरेलल ही, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही थी। तो यहाँ तक जो है इस पॉइंट से लेके जो एक्सिस का जो उसने जो डिस्टेंस एक्सिस का से जो उसने एंगल बनाया, दैट इज़ योर एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। अब जैसे ही इस पॉइंट से हम आगे मूव करेंगे आउटर एज में, तो एंगल जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ट्वाइस हो जाएगा जो कि एंगल उसने आउटर एज पे बनाया है एक्सिस ऑफ बीम के साथ। ठीक है ना, ये बीम की एक्सिस है। तो पहले जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी तब जो एंगल था तब थीटा था। आउटर एज के साथ जब वो एंगल बनाएगी, जब हमारी वो क्या हो गई, बीम डाइवर्ज हो गई, तो जो एंगल होगा वो 2 टाइम हो जाएगा, और जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी 1 बाय में ई से। ठीक है, मान लो कोई बीम थी जिसकी वेवलेंथ हमने लैम्डा मान के चला। ठीक है, वो किसी प्लेन वेवफ्रंट में से आ रही है जिसका अपर्चर मान लो डी है। तो उस केस के लिए बच्चे रेले ने हमें जो है डिस्टेंस जो दिया था कि जो बीम है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, कि अगर कोई भी बीम मान लो जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, अगर वो किसी अपर्चर में से पास हो रही है जिसका डिस्टेंस मान लो डी है। ठीक है, डी डायमीटर है उसका अपर्चर का, तो बीम जो है काफ़ी पैरेलल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और जहाँ तक वो पैरेलल डिस्टेंस ट्रैवल करती है दैट इज़ गिवन बाय रेले, और उन्होंने क्या नाम दिया उसको, रेले रेंज। उसकी वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर बाय में लैम्डा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगी, बीम डाइवर्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो एंगुलर स्पीड अगर मुझे निकालनी होगी किसी भी साइड की, तो क्या होएगी, बीटा लैम्डा डी, लैम्डा बाय में डी। ठीक है, बीटा इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब बच्चे यहाँ से तुम जब बीम जो है मान लो कितने एंगल से डाइवर्ज हुई वो अगर हम निकाल लें, तो जो बीम डाइवर्जेंस फॉर
लेज़र के लिए निकल के आती है बच्चे, वो कितनी आती है 0.01 मिली रेडियन, इतनी कम आती है। अगर 0.01 mm उसने फॉर एवरी मीटर ट्रेवल बाइट, यानी कि इतनी जो है उसने अगर 1 मीटर में इतना उसने जो है mm ट्रेवल किया है, ठीक है ना, यानी कि जब अपर्चर का जो डी है वो कितना 0.1 mm है, तो उसने जितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस, उसके लिए जो डाइवर्जेंस हमारे पास निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 0.01 मिली रेडियन निकल के आती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लेज़र बीम को अर्थ से मून में अगर आप सेंड करोगे तो कुछ फ्यू किलोमीटर्स ही लगेंगे, ठीक है ना, कुछ फ्यू किलोमीटर्स ही आपको लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट था कि हाई डायरेक्शनैलिटी है इसकी, ठीक है। तो हमने देखा कि हाई डायरेक्शनलिटी कैसे है। अब है बच्चे इंटेंसिटी। अब आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चे, जो हमारे ऑर्डिनरी बल्ब होते हैं ना, उसमें जो है एंगल यानी कि डिस डाइवर्जेंस एंगल जो है वो बहुत पहले ही आ जाता है, ठीक है ना, बहुत लार्ज होता है, बहुत वाइड होता है, ठीक है। तो आपको पता है वो कितना होता है, तो 4 पाई होता है, क्योंकि हर डायरेक्शन में वो क्या करता है डाइवर्ज करता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, तो पहले ही हमें जो है, लेकिन जो हमारी लेज़र होती है वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जाके डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ योर इंटेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मैंने कहा बताया कि आपको लेज़र बीम जो होती है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो इंटेंसिटी हाई होती है। तो पहले बच्चे इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है कि कितनी एनर्जी जो है वो पास हो रही है किसी भी सरफेस से नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकंड मतलब पर टाइम पर सेकंड, ठीक है ना। किसी भी मान लो किसी पॉइंट से कितनी एनर्जी जो है पास हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, आपकी क्या कहलाएगी बच्चे, इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि अब जो हमारी बीम है वो बहुत ही कम, लेज़र बीम बहुत कम डाइवर्ज करती है, तो बहुत कम डाइवर्ज करती है, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर मान लो मुझे लेज़र बीम को इस पॉइंट के ऊपर फोकस करवाना है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो लेज़र बीम की इंटेंसिटी क्या होगी बच्चे, बहुत हाई होगी। अगर आप ऑर्डिनरी बल्ब वगैरह लोगे तो उसमें आपको इतनी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करवाना है। तो उसके लिए बच्चे, अगर मुझे कोई लेज़र है, लेज़र बीम आ रही है, इसको मुझे किसी पॉइंट पे फोकस करवाना है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे फोकस करवाना है, तो मुझे क्या करना होगा बच्चे, आपको कन्वर्जिंग लेंस लेना होगा। तो ये हमारे पास लेज़र बीम आ रही थी, इसको क्या करना होगा, कन्वेक्स लेंस से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको फोकस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कन्वेक्स लेंस इज़ योर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, कन्वर्जिंग लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम क्या कर सकें, लेज़र को किसी एक पॉइंट पे जाके फोकस कर सकें। तो ऐसी, ये तो हमने लेज़र बीम ले ली, हम दोनों से देखेंगे। हमने एक बार लेज़र बीम ली, एक बार बच्चे आप ऑर्डिनरी बीम ले लोगे, ऑर्डिनरी बल्ब ले लोगे, ठीक है ना, ऑर्डिनरी लैंप आप कह लो, ऑर्डिनरी लैंप आप लोगे, ठीक है। और उससे भी आप पैरेलल बीम को क्या करोगे, इसी पॉइंट पे फोकस करोगे, और दोनों से हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी मेजर करेंगे I1 I2, और देखेंगे किसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम इंटेंसिटी निकलेगी वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, लेज़र बीम की सबसे ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं बच्चे कैसे किया होगा। मान लो अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि 1 वोट, अगर मैं लेज़र की बात करूँ, 1 वोट लेज़र की बात करूँ, तो वो जो है 1000 टाइम्स ज़्यादा। आपने 100 वोट का बल्ब लिया, मान लो 100 वोट का बल्ब लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 वोट की लेज़र ले ली। तो 1 वोट की लेज़र से जो इंटेंसिटी इस पॉइंट पे मुझे मिलेगी ना, दैट इज़ 1000 टाइम मोर देन द 100 वोट बल्ब, ठीक है ना, इस पॉइंट पे सेम इंटेंसिटी। तो मान के चला कि हमने ड्यू टू डायफ्रैक्शन इफेक्ट से हमने मान के चला बीम को हमने किसी रीजन, स्मॉल रीजन के ऊपर फोकस करवाया, और उसका जो स्मॉल रीजन है वो क्या है बच्चे, कोई स्फेरिकल पॉइंट है, और उसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, लैम्डा एफ बाय में ए के इक्वल है, ठीक है। तो एफ क्या है बच्चे, फोकल लेंथ है इसकी कन्वर्जिंग लेंस का, ठीक है ना। ए क्या है बच्चे, आपका रेडियस, जो लेंस का रेडियस है वो ए है। तो आर हमारे पास क्या निकल के आया, जिस पॉइंट पे मुझे फोकस करना है उसका रेडियस क्या है बच्चे, लैम्डा एफ बाय में ए, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, जो वेवलेंथ हम लाइट की यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी क्या होती है बच्चे, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है ना, इंटेंसिटी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज योर, क्या कह सकते हो आप इसको, पावर, ठीक है ना, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है।
तो यहाँ से हमें ये निकालना है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, लैम्डा हमने मान के चला कि जो हमारी लेज़र है ना उसका जो लेज़र लैम्डा है वो कितना है 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। और एफ जो है फोकल लेंथ, जो लेंस हमने यूज़ किया उसकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है। ए जो है वो हमने कितना लिया बच्चे 10 सेंटीमीटर लिया है। तो उस केस में हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा, एरिया क्या होता है π×r²। तो π×r, आर क्या है बच्चे लैम्डा एफ बाय में ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास निकल जाएगा। तो पाई 3.14, ठीक है ना। लैम्डा हमें पता है 6 × 10⁻⁵ इंटू 10 इन बाय में 10 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, इतना। ऐसे ही 1 वोट लेज़र के लिए हम की बात कर रहे थे। 1 वोट यानी कि पावर कितनी है बच्चे 1 वोट है, डिवाइडेड बाय एरिया जो हमारे पास निकल के आया। तो यहाँ से इंटेंसिटी हमारी निकल के आ गई 0.88 इंटू 10⁸ वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है, ये इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही हमने ऑर्डिनरी बल्ब लिया जिसकी लैंप की जो हमारे पास क्या है वोट पावर है दैट इज़ 100 वोट हमने कंसीडर करी। इंटेंसिटी वही 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करके जो हमारे पास आई है। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चे 4πr², ठीक है ना। तो r² मान लो उसने जो लैंप ने जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है ना, जो हमारी जो हम जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ r², यानी कि वो कितना 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पावर हमें पता है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी निकल के आई 0.8 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है 10⁸8 वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 वोट की जो इंटेंसिटी है दैट इज़ many thousand times more intense than 100 वोट बल्ब, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल एंड प्रोपगेट मोर और लेस यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे कह रखा है जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वो सभी डायरेक्शंस में इक्वली मूव करती है, ठीक है ना। और इस करके जो इंटेंसिटी लेज़र की ज़्यादा होने की वजह से हम इसको वेल्डिंग या कटिंग में हम यूज़ करते हैं। अब आपने आजकल तो बच्चे लेज़र लिक्विड लेज़र भी है जो क्या करती है बच्चे, इतनी प्रेशर से हम पानी की इतना प्रेशर से पानी को यूज़ करते हैं कि वो क्या कर देती है, एक ग्लास को भी तोड़ सकती है, ग्लास को भी ब्रेक कर सकती है, ठीक है ना। इतनी इंटेंसिटी की हम लिक्विड लेज़र्स भी आजकल अवेलेबल हैं। तो मतलब लेज़र को हम कटिंग और वेल्डिंग में बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो है हमारे पास है दैट इज़ मोनोक्रोमेसिटी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही देखो बस। थैंक यू।